दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन सुन लीजिए। अगर जीएस के क्लास नोट्स आपको चाहिए, चाहे हिस्ट्री का, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, किसी भी सब्जेक्ट के क्लास नोट्स अगर आपको चाहिए तो श्री एजुकेशन ऐप पर लॉन्च हो चुके हैं, आप जाकर ले सकते हैं। बेहतरीन क्लास नोट्स हैं, सरल भाषा में लिखा हुआ है, पढ़ते ही आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा हमारी ऐप पर इकोनॉमिक्स का भी कोर्स शुरू हो चुका है। इकोनॉमिक्स बच्चों को बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन इकोनॉमिक्स को यहाँ पर बहुत सरल ढंग से पढ़ाया जा रहा है और करंट अफेयर के साथ जोड़कर पढ़ाया जा रहा है, ताकि कोई भी एग्ज़ाम हो, स्टेट पीसीएस तक का भी कोई एग्ज़ाम हो या कोई वनडे एग्ज़ाम हो, उसमें इसका लाभ उठा सकते हैं आप। इस कोर्स में वीडियो लेक्चर्स भी मिल रहे हैं आपको, क्लास नोट्स फ्री मिल रहे हैं, मॉक टेस्ट भी मिल रहे हैं आपको, तो ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। और जिन बच्चों का जीएस कमज़ोर है, जीएस जिन्हें मुश्किल लगता है, तो उनका भी समाधान हम लाए हैं। जीएस फाउंडेशन कोर्स लॉन्च हो चुका है, जिसमें इतिहास, भूगोल, पॉलिटी, अर्थव्यवस्था और सामान्य विज्ञान सब पढ़ाया जा रहा है। इसमें भी वीडियो लेक्चर तो मिलेंगे और सबके क्लास नोट्स मिल जाएंगे। प्रॉपर ढंग से आप लेक्चर देखिए, क्लास नोट्स पढ़िए और टेस्ट दीजिए, आपका जीएस बहुत बेहतरीन हो जाएगा। श्री एजुकेशन ऐप पर लॉन्च हो चुका है, ये कोर्स ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मध्यकालीन भारत का इतिहास हम आगे बढ़ रहे हैं, ये लेक्चर नंबर 3 होगा। ये जो सीरीज़ है ना, इसका उपयोग आप सभी परीक्षाओं में कर सकते हैं और टू द पॉइंट बिल्कुल मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। सारी की सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो देखते ही आपको सब कुछ तुरंत ऑन द स्पॉट याद होना चाहिए, क्योंकि मैं बहुत सिंपल तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इससे आसान इतिहास नहीं हो सकता, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, पहले 2 लेक्चर आपने पढ़ लिए। पहले लेक्चर में अरब आक्रमण पढ़ लिया, दूसरे लेक्चर में तुर्की आक्रमण हमने शुरुआत कर दी थी। भारत में पहला तुर्की आक्रमण, जिसमें मुख्य तौर पर महमूद गजनवी के बारे में या महमूद गजनी के बारे में आपने पढ़ा। अब भारत में होने वाला है दूसरा तुर्की आक्रमण, इसमें मोहम्मद गोरी के बारे में आप पढ़ेंगे, ठीक है। तो जैसा कि आपको मालूम है, नहीं मालूम है तो जान जाइए, भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण अरबों के द्वारा हुआ था, दूसरा मुस्लिम आक्रमण तुर्कियों के द्वारा हुआ था। और तुर्कियों की अगर बात करें तो पहला तुर्की आक्रमण भारत में ये सुबुक्तगीन और उसके पुत्र महमूद गजनवी के द्वारा हुआ था। तो ये भारत में पहला तुर्की आक्रमण था। और महमूद गजनवी आपको मालूम है, गजनवी साम्राज्य का ही एक शासक था, गजनी साम्राज्य का ही एक शासक था। गजनवी कहा जाए या गजनी साम्राज्य का एक शासक था। अब मुख्य तौर पर अफ़गानिस्तान में ये फैला हुआ था। गजनी इनकी राजधानी थी। गजनी जो है एक क्षेत्र है अफ़गानिस्तान में, वही इनकी राजधानी हुआ करता था। वहीं से ये भारत में इसने 17 बार आक्रमण किए थे, ये सब तो आप जानते ही हैं। जब गजनी साम्राज्य था ना, तो अफ़गानिस्तान में एक छोटा सा एक प्रांत था जिसे गौर प्रांत कहा जाता है, जिसका नाम गौर प्रांत था। क्या नाम था? गौर प्रांत। वहाँ पे कुछ लोग रहा करते थे, वो लोग इन्हीं के अधीन हुआ करते थे, गजनियों के ही अधीन थे, गजनवियों के ही अधीन थे। लेकिन समय बीतता गया, गजनवी जो वंश था ये कमज़ोर होता गया। जब ये कमज़ोर होगा तो जो इनके अधीन थे, इनके सामंत कह लीजिए, वो स्वतंत्र होना शुरू हो गए। उसी में से था एक गौर वंश। गौर प्रांत में रहते थे गौर वंश के लोग या संसबानी वंश के लोग। उसी में का एक राजा है मोहम्मद गौरी, उसी का एक शासक है मोहम्मद गौरी। तो मोहम्मद गौरी के जो पूर्वज थे वो गजनवियों के ही अधीन हुआ करते थे। लेकिन ज्यों ज्यों गजनवी साम्राज्य कमज़ोर होता गया, मोहम्मद गौरी के पूर्वजों ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया और मोहम्मद गौरी के समय तक ये पूरी तरीके से स्वतंत्र हो गए, ठीक है। तो आज हमें तुर्की जो आक्रमण है, दूसरा तुर्की आक्रमण पढ़ना है भारत पर। मोहम्मद गौरी 1175 ईस्वी में भारत पर इसमें आक्रमण किया था। इसके कई गुलाम भी हुआ करते थे। उनमें से एक गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक था, जिसके द्वारा दिल्ली सल्तनत की शुरुआत की जाती है। तो दिल्ली सल्तनत इसके बाद हम पढ़ेंगे। तो आज हम भारत पर दूसरा तुर्की आक्रमण पढ़ने वाले हैं मोहम्मद गौरी के बारे में। लेकिन मोहम्मद गौरी के बारे में कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूं। मोहम्मद गौरी जो है ये गजनी का जो शासक बना 1173 से 1206 ईस्वी तक। ये किस वंश से संबंधित था? गौरी वंश या संसबानी वंश से संबंधित था। ये अफ़गानिस्तान के गौर प्रांत में इसके पूर्वज रहते थे। मैप में देख लीजिए, इतना बड़ा इसने साम्राज्य फैला दिया था। अफ़गानिस्तान के गौर प्रांत में जब इसके पूर्वज रहते थे, उस समय
गजनी साम्राज्य बहुत फैला हुआ था, ये उन्हीं के अधीन रहा करते थे। लेकिन ज्यों ज्यों गजनी साम्राज्य कम होता गया और गजनी साम्राज्य के बाद जो है सल्जूके भी आए, सल्जूका भी एक साम्राज्य था। इन दोनों साम्राज्यों के ये अधीन रहे थे गौरी वंश के लोग या संसबानी राजवंश के लोग। 150 वर्षों तक लगभग ये गजनवी और सल्जूकों के अधीन रहे। उसके बाद ये जाकर स्वतंत्र हुए। उसी क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, अफ़गानिस्तान की। और गजनी इनकी भी राजधानी हुआ करता था। ठीक है, तो आगे चलते हैं। 1173 ईस्वी में गजनी के सिंहासन पर बैठा मोहम्मद गौरी। इसके पूर्वजों के बारे में आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। 1173 ईस्वी में गजनी के सिंहासन पर ये बैठ गया। उसके 2 साल के बाद ही इसने भारत पर देखना शुरू कर दिया, क्योंकि इसने सुन रखा था कि भारत एक सोने की चिड़िया है, इस पर आक्रमण करना ये भी चाहता था। तो 2 साल के बाद अर्थात 1175 ईस्वी में मुल्तान पर इसने आक्रमण कर दिया। यही था भारत पर दूसरा तुर्की आक्रमण, जो कि हम पहले ही बता चुके हैं। और एक नोट कर लीजिए को क्वेश्चन, भारत में अगर आपसे पूछा जाए मुस्लिम साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक, तो मोहम्मद गौरी का नाम आप लेंगे। मुस्लिम साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक तो किसका नाम लेंगे? मोहम्मद गौरी। ये नहीं आप कहेंगे कि जो पहला अरब आक्रमण हुआ था मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा, वो मुस्लिम साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था। नहीं, वो भी नहीं था। और इससे पहले जो महमूद गजनवी था वो भी नहीं था। क्यों? क्योंकि इससे पहले महमूद गजनवी हो, चाहे सुबुक्तगीन हो, चाहे मोहम्मद बिन कासिम हो, ये सभी लुटेरे थे एक तरीके से। इनका जो मेन उद्देश्य भारत पर आक्रमण करने का लूटना था, जो है डाका डालना था। लेकिन मोहम्मद गौरी का मेन उद्देश्य भारत में मुस्लिम साम्राज्य को बढ़ाना था। तो ये फ़र्क था महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी के बीच में, और इससे पहले और भी जो आक्रमणकारी थे उनके बीच में। तो मोहम्मद गौरी वो पहला मुस्लिम आक्रमणकारी था जिसका मेन उद्देश्य भारत में अपने मुस्लिम साम्राज्य को स्थापित करना था। इससे पहले के जो मुसलमान थे जिन्होंने आक्रमण किया था, उनका ये उद्देश्य नहीं था। ये नोट कर लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण बात है ये। ठीक है, अब 1185 के बाद का मैप आप देख लीजिए, अपने दिमाग में रखिएगा। 1175 में भारत पर उसने आक्रमण कर दिया। 1175 से 85 के बीच में कुछ महत्वपूर्ण घटना मैं आगे आपको बताऊंगा। वो ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन मैं फिर भी बता दूंगा। बस आप ये मैप आप याद रख लीजिए। 1185 के बाद जो गौरी वंश है और इसके अलावा हमारे समकालीन जो शासक थे भारत में, वो कौन कौन से थे देख लीजिए। उत्तर पश्चिम इलाके में पूरी तरीके से गौरी साम्राज्य हावी हो चुका है, और उत्तर में कश्मीर जो वंश है वो चल रहा है। उसके बगल में चौहान वंश चल रहा है। उसके और बगल में देखेंगे तो आप परमार किंगडम है, परमार वंश यहाँ पर देख लीजिए। और सोलंकी वंश देख लीजिए, गुजरात के चालुक्य वंश या सोलंकी वंश इन्हें कहा जाता है। और दक्षिण में जाएंगे आप वेस्टर्न चालुक्य डायनेस्टी, अर्थात वेस्टर्न चालुक्य देख लीजिए ये हैं। इसके अलावा और दक्षिण में जाएंगे चौल साम्राज्य है, यहाँ पे होयसेल वंश है ये। यहाँ पे देख लीजिए कलचुरी किंगडम है। अब सेन वंश आ चुका है बंगाल वाले क्षेत्र में। पाल वंश समाप्त हो चुका है। चंदेल वंश देख लीजिए ये है। ये गहड़वाल वंश जहाँ पे राजा जयचंद होंगे। ये चौहान वंश है जहाँ पर पृथ्वीराज चौहान की एंट्री होगी। तो ये मुख्य तौर पर आप अपने दिमाग में रखिए। 1185 ईस्वी तक, जब तक उसने मोहम्मद गौरी ने अपने साम्राज्य को बढ़ा लिया था भारत में, तो उस समय की स्थिति क्या थी, कौन कौन से राजा थे, ताकि आपको समझने में और मज़ा आए। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। 1175 में पहला आक्रमण हुआ था भारत में मुल्तान वाले क्षेत्र में। 1175 से 1185 के बीच में 2 महत्वपूर्ण घटनाएँ आप याद रखिए कि 1178 ईस्वी में इसने गुजरात पर भी आक्रमण कर दिया था। और गुजरात पे उस समय आक्रमण जब किया था, उस समय कौन सा वंश चल रहा था? सोलंकी वंश, या गुजरात के चालुक्य वंश थे। और सोलंकी वंश के जो राजा उस समय थे मूल राज थे, या भीम द्वितीय थे। गौरी को पराजित कर दिया था। गौरी हार गया था। तो महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी के बीच में सबसे बड़ा फ़र्क तो यही है, पहला कि महमूद गजनवी अपने साम्राज्य का विस्तार करना नहीं चाहता था, वो लूटना चाहता था, जबकि मोहम्मद गौरी साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। दूसरा महत्वपूर्ण अंतर ये है
कि जो मोहम्मद गौरी है जो अभी पढ़ रहे हैं आप, ये उतना वीर शासक नहीं था, उतना बहादुर शासक नहीं था, या कहा जाए उतना एफिशिएंट नहीं था जितना महमूद गजनवी था। महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था, आपको याद है। लगभग सभी आक्रमणों में वो सफल रहा था, लेकिन मोहम्मद गौरी हारता था। मोहम्मद गौरी कमज़ोर था, उससे अपेक्षा उसके तुलना की जाए कमज़ोर था। लेकिन इसकी एक खासियत ये थी, ये एक बार हार जाता था, फिर तैयारी करके दोबारा फिर लड़ने आता था। तो 1178 ईस्वी में भारत में इसकी पहली हार होती है। सोलंकी वंश के राजा भीमद्वितीय ने इसको हरा दिया, ये याद हो गया। इसके अलावा एक साल के बाद 1189 में पेशावर पर इसने हमला किया, जीत लिया। 1185 में सियालकोट पर हमला किया, जीत लिया। अब 1185 के बाद की कहानी जो सबसे महत्वपूर्ण है। अब होता क्या है, गौरी अपना साम्राज्य बढ़ाता रहता है। तो गौरी अपना साम्राज्य बढ़ा रहा है, बगल में देख लीजिए चौहान वंश है। इस समय चौहान वंश के जो राजा थे पृथ्वीराज चौहान, या इनका जो फेमस नाम है पृथ्वीराज तृतीय था, क्योंकि इस वंश में पहले से 2 पृथ्वीराज चौहान नाम के राजा आ गए थे, इसलिए इनका नाम पृथ्वीराज तृतीय था। लेकिन ज़्यादातर आपको पृथ्वीराज चौहान ही ये देखने को मिलेंगे, बस ये दिमाग में रखिएगा, ये तीसरे नंबर पर पृथ्वीराज जिनका नाम है। अर्थात चौहान वंश में 2 पृथ्वीराज के नाम के शासक पहले से ही आ चुके हैं। जो सबसे ज़्यादा फेमस है पृथ्वीराज चौहान, वो पृथ्वीराज तृतीय ही हैं। तो 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध होता है मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। गौरी बहुत ज़बरदस्त तरीके से पराजित हो जाता है। गौरी को कैद कर लिया जाता है। अगर पृथ्वीराज चौहान चाहते उसको मार देते, पृथ्वीराज चौहान ने छोड़ दिया, गौरी को छोड़ दिया। यही बहुत बड़ी भूल हो गई। अब आपको जैसा कि बताया 1191 में तराइन का पहला युद्ध हुआ था। ये हुआ क्यों था? अब तराइन जो थी ये जगह कहाँ पर है? ये तराइन हरियाणा में पड़ता है, ये याद रख लीजिए। ये युद्ध क्यों हुआ था, कारण क्या था? गौरी अपना साम्राज्य बढ़ा रहा था, तो जो चौहान वंश की जो सीमावर्ती क्षेत्र थे उस पर भी गौरी ने अधिकार कर लिया। तो बात तब बिगड़ी जब गौरी ने तबर हिंद पर अधिकार कर लिया। बठिंडा आज जो है, पहले तबर हिंद कहा जाता था, उस पर अधिकार कर लिया। तो इस कारण से पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी के साथ तराइन का पहला युद्ध लड़ा, और ये पहला युद्ध 1191 में हुआ था। ऐतिहासिक युद्ध है, नोट कर लीजिएगा। इसके बाद दूसरा युद्ध भी लड़ा जाता है 1192 में, 1 साल के बाद। भले ही मोहम्मद गौरी हार गया था, लेकिन इस बार पूरी तैयारी के साथ आया। उसने फिर से लड़ाई की पृथ्वीराज चौहान के साथ। इस बार पृथ्वीराज चौहान को वो हरा देता है। तो तराइन का दूसरा युद्ध 1192 में होता है। मोहम्मद गौरी इसमें जीत जाता है। मोहम्मद गौरी की हेल्प इस युद्ध में गहड़वाल के राजा जयचंद ने भी की थी। गहड़वाल वंश के जो राजा जयचंद थे ये भी राजपूत थे, और पृथ्वीराज चौहान ये भी राजपूत थे। अब जब मोहम्मद गौरी जीत जाता है, इसके बाद का जो इतिहास है ना, कि मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को मार दिया या पृथ्वीराज चौहान की किस प्रकार से मृत्यु हुई, इस पर अभी रिसर्च चल रहा है। ये इतिहासकारों में इसको लेकर विवाद है कि कई इतिहासकार ये मानते हैं ज़्यादातर कि इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु हो गई थी। लेकिन एक पुस्तक है चंद्रबरदाई के द्वारा लिखी गई है, पृथ्वीराज रासो। चंद्रबरदाई कौन था? चंद्रबरदाई पृथ्वीराज चौहान का राजदरबारी कवि था। उसने एक पुस्तक लिखी है पृथ्वीराज रासो। इस पुस्तक को अगर पढ़ा जाए तो इससे ये मालूम पड़ता है कि मोहम्मद गौरी दूसरे तराइन के युद्ध में जब जीत जाता है तो पृथ्वीराज चौहान को अपने साथ गजनी ले जाता है, उनकी आंखें फोड़ देता है। लेकिन एक तीरंदाजी वाला खेल होता है, इस तीरंदाजी वाले खेल में पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी को मार देता है। भले ही आंखों से वो अंधे हो चुके थे, लेकिन वो इतने बड़े तीरंदाज थे, अपने तीर से उन्होंने मोहम्मद गौरी को मार दिया था। हालांकि पृथ्वीराज चौहान को चंद्रबरदाई ने कुछ लाइनों के द्वारा संकेत दिया था कि इतनी दूरी पर मोहम्मद गौरी बैठा है, तो उस हिसाब से उन्होंने तीर से मार दिया। लेकिन ये विवादित है, आपको ये एग्ज़ाम में पूछा ही नहीं जाएगा पहली बात, और आपको
बस बताने के लिए मैं बता रहा हूँ कि चंद्रबरदाई की पुस्तक में क्या लिखा हुआ है। चंद्रबरदाई की जो रचना है, पुस्तक है पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज के जीवन के ऊपर ही है, उनके शासनकाल के ऊपर ही है। तो फिलहाल आप छोड़िए कि किस प्रकार से पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु हुई है, ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट भी नहीं है। बस ये याद रखिए कि दूसरे तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार हो जाती है। इसके बाद 1194 में चंदावर का युद्ध होता है मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में। गहड़वाल वंश के राजा थे जयचंद। इस युद्ध में जयचंद की हार हो जाती है। इस युद्ध में जयचंद की हार हो जाती है। ये जयचंद दोस्तों वही है, इसकी पुत्री का नाम संयोगिता था और उस संयोगिता से पृथ्वीराज चौहान प्रेम करते थे और पृथ्वीराज चौहान जयचंद की पुत्री संयोगिता को भगा लाए थे। इसलिए जयचंद पृथ्वीराज चौहान को पसंद नहीं करता था और उनकी जान का दुश्मन बना हुआ था। तो यही कारण था जयचंद ने मोहम्मद गौरी का साथ दिया था दूसरे युद्ध में, तराइन के दूसरे युद्ध में, ऐसा कहा जाता है। लेकिन भले ही साथ दिया हो, 2 साल के बाद मोहम्मद गौरी ने चंदावर के युद्ध में जयचंद को भी वो गायब कर देता है, जयचंद को ले बीतता है और जयचंद इस युद्ध में हार जाता है, जो कि गहड़वाल वंश का राजा था। तो इतनी बातें मोहम्मद गौरी के बारे में महत्वपूर्ण थी। इसके अलावा इसके कई दास थे। कुछ दास के नाम मैं आपको बताता हूँ जो महत्वपूर्ण है। सबसे महत्वपूर्ण तो कुतुबुद्दीन ऐबक है, कुतुबुद्दीन ऐबक। इसके अलावा दूसरा यालदोजा, तीसरा बख्तियारदीन खिलजी, जिसे आप बख्तियार खिलजी के नाम से भी ज़्यादा फेमस है। ये दोस्तों वही है, एक तरीके से मोहम्मद गौरी का यही सेनापति भी यही था। इसे बंगाल की तरफ भेजा हुआ था बंगाल अभियान में। तो जब ये बंगाल अभियान में गया तो वहाँ पे नालंदा विश्वविद्यालय को इसने पूरी तरीके से नष्ट कर दिया। नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला बख्तियार खिलजी ही था। इसके अलावा कुबाचा, नासिरुद्दीन कुबाचा, ये भी मोहम्मद गौरी का ही गुलाम था। तो ये 4 गुलाम थे। मोहम्मद गौरी ने मरने से पहले ही अपने जो द्वारा जीते गए जो क्षेत्र थे वो कुतुबुद्दीन ऐबक, यालदोजा, खिलजी और कुबाचा में बांट दिए थे, क्योंकि मोहम्मद गौरी की कोई संतान नहीं थी। कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत वाला क्षेत्र और लाहौर वाला, जो आज का लाहौर दिल्ली वाला जो क्षेत्र है, ये संभालने के लिए दे दिया था। और कुतुबुद्दीन ऐबक ही वो शासक था जिसने दिल्ली सल्तनत की नींव रखी। मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत की शुरुआत करता है और दिल्ली सल्तनत का पहला वंश जो कि गुलाम वंश था, उसका संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक ही था। ठीक है। भारत पर आक्रमण करने का कारण क्या था मोहम्मद गौरी का? साम्राज्य का विस्तार करना, यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। इसके अलावा दूसरा इसका मेन उद्देश्य धन की प्राप्ति था। इससे पहले वाले जो मुस्लिम शासक थे जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया था, उनका पहला उद्देश्य धन की प्राप्ति करना होता था, साम्राज्य विस्तार नहीं करना होता था उनको। वो अटैक करते थे, जिस जगह पर लूट के फिर चले जाया करते थे, उस क्षेत्र को अपने कब्जे में नहीं करते थे। लेकिन मोहम्मद गौरी की रणनीति अलग ही थी। कुछ अन्य तथ्य जो है वो याद कर लीजिए। मोहम्मद गौरी ने कुछ सिक्के चलवाए थे। कई सिक्के ऐसे थे जिसमें हिंदू देवी लक्ष्मी माता की मूर्ति आकृति बनी हुई थी। इसके अलावा फखरुद्दीन राजी और नजामी उर्जी जैसे साहित्यकार गौरी के दरबार में ही रहते थे। 1206 ईस्वी में मृत्यु होती है मोहम्मद गौरी की, नोट कर लीजिएगा 1206 ईस्वी में। उसके बाद एक नया वंश आएगा जो कि दिल्ली को अपना केंद्र बनाकर सत्ता स्थापित करेगा, इसलिए वो दिल्ली सल्तनत कहलाएगा, जिसकी शुरुआत कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा होगी। तो ये जो था वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसमें सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। मैं फिर से आपको रिपीट कर दे रहा हूँ ताकि कोई डाउट आपको रहे ही ना। देखिए, मोहम्मद गौरी ये 1173 से 1206 ईस्वी तक शासन करता है। ये किस वंश से था? गौरी वंश से संबंधित था या संसबानी राजवंश से संबंधित था। अफ़गानिस्तान के गौर प्रांत से इनका उदय होता है। पहले तो ये गजनवियों के अधीन थे, उसके बाद सल्जूकों के भी अधीन रहे, लेकिन ज्यों-ज्यों ये जो गजनवी सल्जूके कमज़ोर होते गए तो इन्होंने उसी क्षेत्र में अपना स्वतंत्र शासन स्थापित कर दिया। और 1173 ईस्वी में गजनी के साम्राज्य पर बैठता है मोहम्मद गौरी। 2 साल के बाद भारत पर आक्रमण कर देता है। मुल्तान वाले क्षेत्र में गोमल दर्रे से होकर वो आता है
और मुल्तान वाले क्षेत्र में भारत पर आक्रमण कर देता है और भारत पर जो मुस्लिम साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक करने वाला जो शासक था वो मोहम्मद गौरी ही था। 1185 के आसपास का ये साम्राज्य उसका जब स्थापित हुआ था तो उसी के समकालीन जो राजा थे उत्तर भारत में, दक्षिण भारत में, वो आप देख लीजिए। मोहम्मद गौरी 1178 ईस्वी में गुजरात पर आक्रमण करता है, लेकिन वो असफल हो जाता है क्योंकि उस समय सोलंकी वंश के वहाँ राजा थे भीमद्वितीय या मूलराज। ये पहली हार मानी जाती है। 1189 में पेशावर पर अपना अधिकार कर लेता है, 1185 में सियालकोट पर अपना अधिकार कर लेता है। उसके बाद 1191 में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में पहला युद्ध लड़ा जाता है जिसे तराइन का युद्ध कहा जाता है। मोहम्मद गौरी हार जाता है। कारण ये था कि गौरी ने अपना साम्राज्य बढ़ाते बढ़ाते चौहान वंश के राजा का भी साम्राज्य अपने अधिकार में कर लिया था। थोड़ा बहुत जो बाउंड्रीज थी जिसमें बठिंडा आता था, बठिंडा पर अधिकार कर लिया। यही कारण था पहला युद्ध लड़ा जाता है। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी हार जाता है, लेकिन एक वर्ष के बाद पूरी तैयारी से आता है। इस बार मोहम्मद गौरी जीत जाता है। ये तराइन का दूसरा युद्ध था 1192 में। पृथ्वीराज चौहान की इसमें हार हो जाती है। इसके 2 साल के बाद चंदावर का युद्ध लड़ा जाता है 1194 में मोहम्मद गौरी के द्वारा। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में यह युद्ध होता है। गहड़वाल वंश के राजा जयचंद थे। जयचंद की हार हो जाती है। इसके अलावा 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो जाती है, लेकिन अपनी मृत्यु से पहले ही उसने अपने द्वारा जीते गए क्षेत्रों को अपने गुलामों में बांट दिया था। उसके गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक सबसे महत्वपूर्ण था, जिसे उसने लाहौर और दिल्ली वाला क्षेत्र दिया था, और यलदोजा को इसने गजनी वाला क्षेत्र दे दिया था। बख्तियार खिलजी को इसने बंगाल में भेज दिया था, और नासरुद्दीन कुबाचा को इसने मुल्तान वाला और जो सिंध वाला जो क्षेत्र है, उच्च जिसे कहा जा रहा है, सिंध के आसपास का क्षेत्र है, वो दे दिया था संभालने के लिए। सबसे महत्वपूर्ण इसमें कुतुबुद्दीन ऐबक है, जो मोहम्मद गौरी के मरने के बाद एक नए वंश की शुरुआत करेगा, गुलाम वंश, अर्थात दिल्ली सल्तनत चलेगा। दिल्ली सल्तनत का जो शासनकाल है 1206 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक माना जाता है। इसके अंतर्गत टोटल 5 वंश आए थे। पहला वंश गुलाम वंश था, दूसरा वंश खिलजी वंश था, तीसरा वंश तुगलक वंश था, चौथा वंश सैयद वंश था, और 5वां वंश लोधी वंश होता है। तो 1526 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत भी समाप्त हो जाता है, क्योंकि जब लोधी वंश चलता है ना, तो उसी समय आक्रमण हो जाता है मुग़लों का। मुग़लों ने दिल्ली सल्तनत को समाप्त कर दिया और मुग़ल वंश की नींव रखी। हालांकि ये आगे के टॉपिक है, डिटेल में अच्छे से मज़े से पढ़ेंगे हम। इस वीडियो में आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा, ठीक है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य मैंने ऑलरेडी आपको बता दिए। साम्राज्य विस्तार करना इनका मेन उद्देश्य था। लक्ष्मी की आकृति वाली जो तस्वीरें हैं वो इसके कुछ सिक्कों में मिली हैं। फ़खरुद्दीन राजी और नजामी उर्जी गौरी के दरबार में रहते थे। श्री एजुकेशन ऐप को आप ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए, क्लास नोट्स आपको मिल जाएंगे, वो पढ़ लेंगे, बेहतरीन आपके एग्ज़ाम में काम आएंगे। तो चलिए हम आपसे मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।